कैसे हो आप लोग? बताओ गाइस, कौन कौन आ गया है, एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग आशिता, गुड मॉर्निंग निकिता, सोनल गुड मॉर्निंग, नेहा गुड मॉर्निंग। एंड कौन कौन आ गया है? राधिका गुड मॉर्निंग। हम्म मुस्कान, आशना, आशिता, आयुषी, दिवेश इज हियर। हर्ष बहुत टाइम बाद दिख रहे हो। मैत्री, नेहा, निकिता, प्रांजलि, प्रियंका, राधिका, रेनी आप भी एक दो दिन बाद दिख रहे हो। सोनल, विनी। ओके, ठीक है, तो वी कैन स्टार्ट। हम्म तो एक बार पहले कल का रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो मैकेनिज्म फ्लो कैसे करता है, वो आपके लेवल पे एज इन असेसी लेवल पे कैसे दिखता है, ये तो हमको ऑलरेडी पता ही है। बाकी वो गवर्नमेंट में भी कैसे उसका बाइफर्केशन होता है वो भी कल हमने समझा था। मुस्कान और प्रियंका आपको भी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, आईटीसी। ठीक है, अब आईटीसी में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग बेसिकली 6 चीजें पढ़ने वाले हैं। कल हमने 2 चीजें उसमें से पढ़ी थी, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस, और दूसरा पढ़ा था ब्लॉक क्रेडिट्स। तो एलिजिबिलिटी में क्या देखा था कि आपको अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो यू हैव टू कंपल्सरी बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो आप आईटीसी ले नहीं सकते, और आईटीसी लेके आप करोगे भी क्या, आपके आउटपुट लायबिलिटी तो कुछ है नहीं, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, तो इसलिए आपको सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही आईटीसी ले सकता है। सेकंड, इट शुड बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ योर बिजनेस। अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए कुछ सर्विसेज ले रहे हो, कुछ गुड्स ले रहे हो, तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। देन एलिजिबिलिटी, मतलब आप सबसे पहले तो एलिजिबल होना चाहिए, उसके बाद ही हम क्या देखेंगे कंडीशंस, कि अगर आप एलिजिबल हो तभी ये सारी कंडीशन फुलफिल करोगे तो आपको मिलेगा क्रेडिट। ठीक है, फर्स्ट है टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। तो आपका टैक्स इनवॉइस हो सकता है, इंपोर्ट कर रहे हो तो बिल ऑफ एंट्री हो सकता है, डेबिट नोट हो सकता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स क्या है जिसमें सामने वाला आपसे चार्ज कर रहा है, आपने आपके पास एक डॉक्यूमेंट है कि हाँ आई हैव पेड द टैक्स, मे बी टू द गवर्नमेंट और मे बी टू द सप्लायर, तो वो केस है। देन शुड हैव रिसीव्ड द सप्लायर, सप्लाई आपको रिसीव होना चाहिए। और इसमें एक और चीज है, अगर आपके डायरेक्शन पे जो सप्लाई किसी और को मिला है, बिल टू शिप टू की जो बात कर रहे हैं, तो बिल टू शिप टू में भी क्या मान लिया जाएगा कि आपको वो सप्लाई मिल गया है। देन सप्लायर शुड हैव पेड टैक्स टू द गवर्नमेंट, जो सप्लायर है उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया होगा। अभी हमने कल फिर क्या पढ़ा था, एक प्रोविजनल बेसिस पे गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि 20% तक एक्स्ट्रा क्रेडिट वो देगी। तो अगर आपके जो सप्लायर है उसने सिर्फ उसने सिर्फ पूरे अगर क्रेडिट्स नहीं चढ़ाए हैं, पूरे उसने बुक अपनी जो रिटर्न है उसमें सारे इनवॉइसेस नहीं अपलोड किए हैं, तो भी आप जितने अपलोड किए हैं उसका 20% एक्स्ट्रा तक आप क्रेडिट ले सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोविजनल बेसिस पे। और उसके बाद आप जब वो बाकी इनवॉइसेस अपलोड कर दे तब आप उसके बाद का भी क्रेडिट ले सकते हो। उसके एग्जांपल्स भी देखे थे हमने। देन रेसिपिएंट शुड फाइल द रिटर्न, जो रिटर्न है आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, 3B में शो करना पड़ेगा कि हाँ मैंने आईटीसी अवेल किया है, अदरवाइज गवर्नमेंट को सपना नहीं आएगा कि आपको आईटीसी चाहिए। देन अदर रिक्वायरमेंट्स, तो बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपको पेमेंट करना है सप्लायर को विद इन 180 डेज। ये क्यों आया, क्योंकि आप, ये फॉरवर्ड चार्ज की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है। अगर आप सप्लायर ने आपको गुड्स बेचे या फिर सर्विसेज दी, उसने आपको एक इनवॉइस रेस किया 100 प्लस 18 रुपीज जीएसटी। अब वो 18 रुपीज और 100 रुपीज आप उसको दोगे तभी तो वो 18 रुपीज गवर्नमेंट को पे करेगा। अगर आप उसको नहीं दोगे तो उसे अपनी जेब से देना पड़ेगा, इट वुड बी फाइनेंशियल हार्डशिप फॉर द सप्लायर। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपको एटलीस्ट 180 डेज में तो उसको पेमेंट करना ही है, अगर नहीं किया तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा क्रेडिट। और फिर उसके बाद किया, अगर 180 डेज में आपने रिवर्स कर दिया, उसके बाद फिर कभी भी आप पे करो, देयर इज नो टाइमलाइन, जब भी आप पेमेंट करोगे आप उसका आईटीसी ले सकते हो। एक और चीज, जब आप रिवर्स कर रहे हो तब आपको विथ इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट क्यों, क्योंकि आपने जब क्रेडिट लिया था, ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या मान लेगी कि आप जैसी 180 डेज पे आपने रिवर्स किया ना,
आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे लेने के लिए। तो जब से आपने लिया था तब से लेकर जब फाइनली आप पेमेंट जब आप रिवर्स कर रहे हो तब तक आपको उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये वाली कंडीशन जो है पेमेंट वाली एप्लीकेबल कब नहीं होगी, रिवर्स चार्ज के टाइम पे एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है तो आप कुछ पे करोगे ही नहीं, और इट इज अ डीम्ड सप्लाई, राइट। तो इसलिए उस केस में भी आपको पेमेंट की जरूरत नहीं है। देन पेमेंट मेंट टू अ थर्ड पार्टी, अगर सप्लायर ने बोला कि मुझे नहीं, मेरी जगह आप पेमेंट किसी और को दे दो, ठीक है, लाइबिलिटी मेरी है एज अ सप्लायर, बट मैंने क्या बोला कि पेमेंट आप किसी और को दे दो, आपने क्या किया, मेरे बिहाफ पे पेमेंट किसी और को कर दिया। तो हमने वैल्यूएशन में देखा था कि वो ऐड हो जाता है अगर मेरी लायबिलिटी एज अ सप्लायर, मैं आपको रेसिपिएंट को बोल रहा हूँ कि आप मेरी जगह पेमेंट किसी और को कर दो, तो इट इज एज गुड एज आपने पेमेंट मुझे किया और मैंने उसको क्या इनडायरेक्टली, आपने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो वैल्यूएशन में वैल्यू में ऐड हो जाता है और जीएसटी पे करना पड़ता है उस पर। तो उस केस में भी मैं, आप मुझे पे नहीं कर रहे हो तो भी मान लिया जाएगा कि आपने मुझे पेमेंट किया है, थर्ड पार्टी को भी किया है। तो अगर आईटीसी व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट, तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी गुड्स की तभी आप क्लेम कर सकते हो। कैपिटल गुड है, उस पर अगर जो जीएसटी पोर्शन है, ठीक है, 100 प्लस 18, तो वो 18 रुपीज अगर आपने कैपिटलाइज कर दिया तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हो। देन कब तक आप ले सकते हो, तो आपकी सितंबर की 3B जो कि 20 अक्टूबर को भरते हैं वो, या फिर आपकी एनुअल रिटर्न की डेट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो वो हो गया। देन हमने पढ़ा था ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। ब्लॉक क्रेडिट्स में क्या देखा था, वो सारे क्रेडिट्स जो कि आपको अदरवाइज अवेलेबल है, आप एलिजिबल भी हो, आपने सारी कंडीशंस भी मीट करी है, सारी रिक्वायरमेंट भी मीट करी है, बट फिर भी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि नहीं, हमको फिर भी पता है कि आप ये दिखा रहे हो कि बिजनेस पर्पस के लिए, लेकिन ये जनरली पर्सनल कंजम्पशन के लिए ही होता है, ठीक है। क्या, तो जो आपकी कार हो गई, ठीक है, छोटी कार्स जिसकी कैपेसिटी अप टू 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर है, ठीक है, वो आप कभी भी लोगे तो उस पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ये मानती है कि दिस इज आपने डायरेक्टर के लिए ली होगी, एम्प्लॉयज के लिए ली होगी, ये आप पर्सनल, उनकी पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, ठीक है। अगर मोटर व्हीकल की कैपेसिटी, ये पैसेंजर व्हीकल की बात है, ठीक है, मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगर गुड्स है तो गुड्स में तो आपको हमेशा मिल जाएगा, ठीक है। मोटर व्हीकल की कैपेसिटी 13 से ज्यादा है तो क्या हो गई, वो बस हो गई, ठीक है। और बस मतलब क्या, जनरली आप अपने फैमिली के लिए तो बस लोगे नहीं अनलेस आपकी फैमिली इतनी बड़ी है, ठीक है। जनरली आप बस का लिए लेते हो बिजनेस पर्पस के लिए, तो गवर्नमेंट क्या बोला, ठीक है, उसका हम क्रेडिट आपको दे सकते हैं। देन अगर उसकी कैपेसिटी कम हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल पिकअप वैन, अब पिकअप वैन की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 लोग ही बैठ सकते हैं, बट पीछे वहां पे गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। इट इज यूज फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इट इज यूज फॉर ट्रेडिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल, आपने कोई मोटर व्हीकल लिया, आप मोटर व्हीकल ही बेच रहे हो, आप मारुति के कार डीलर हो, ठीक है, तो मारुति से आप कार लेते हो, कार बेचते हो, ठीक है, तो बेचने पे आपको जीएसटी लगेगा, तो आप उसका भी क्रेडिट ले सकते हो। और या फिर अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में हो, आपने कार खरीदी और आपने उसको ओला में आप चला रहे हो उसको, तो उसको भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। वेसल और एयरक्राफ्ट का सेम यही सब है, ठीक है। अगर आपने, हाँ एक और चीज यहाँ पे, अगर आपने कार ड्राइविंग स्कूल हो और आपने लिए तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारी कंडीशंस वहीं पर है। अगर आप वेसल और एयरक्राफ्ट मतलब क्या, वेसल मतलब बड़ी बड़ी शिप्स, क्रूज, और एयरक्राफ्ट तो आपको पता ही है, प्लेन्स, आपने वो लिया है, अगर आप ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो, उसको ही खरीद के बेच रहे हो, आपका बिजनेस ही वो है, तो क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में हो तो भी मिल जाएगा, आप एयरलाइंस हो तो भी मिल जाएगा। ट्रेनिंग अगर आप दे रहे हो, ठीक है, मुंबई में अंधेरी में एक है फ्लाइट क्लब करके, वहां पर वो लोग सिखाते हैं प्लेन कैसे उड़ाना, ठीक है, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। देन इंश्योरेंस, जनरल मेंटेनेंस और रेंटिंग, तो अब वापस आपको क्या देखना है कि इन दोनों में अगर खरीदने पे आपको क्रेडिट मिल रहा है तो आप उसको रेंट करोगे तो भी क्रेडिट मिलेगा, उसको आप रिपेयर करवाओगे तो भी क्रेडिट मिलेगा। अगर ओरिजिनली क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। देन फूड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी, कॉस्मेटिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस, इन सब का क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट जब आपने क्या करा है, आप सेम कैटेगरी ऑफ बिजनेस में हो, आप फूड कैटरिंग में ही हो, आपको एक ऑर्डर मिला है मैरिज पार्टी का, कि आप वहां पर फूड एंड बेवरेज सप्लाई करो, आउटडोर केटरिंग करो, और आपने उसके लिए किसी को एक सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो उस वो जो सब कॉन्ट्रैक्टर आपको जीएसटी चार्ज करेगा उसका आप रेट ले सकते हो। आप आगे जो आप सप्लाई करोगे
उसका जो रेसिपिएंट है वो क्रेडिट नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि वो उसके बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, उसकी शादी हो रही है। देन सेम कैटेगरी। और आपका क्या हो गया, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये सब कुछ करवाया है विच इज स्टैट्यूटरीली ऑब्लिगेशन, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, गवर्नमेंट ने बोल रखा है आपको करवाना ही पड़ेगा, तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका आपको, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जनरली, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी का है तो ही नहीं मिलेगा, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है कि अगर आप प्लांट और मशीनरी का करवा रहे हो कंस्ट्रक्शन तो मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डर की बात करो तो बिल्डर बड़ी बड़ी क्रेन से बिल्डिंग बनाते हैं जो कि 4-5 साल तक वहीं पर अर्थ से अटैच्ड होती है, ठीक है, बट वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बोल सकते हो उसको, बट दैट इज प्लांट एंड मशीनरी, तो उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, उसका रिपेयर करवा रहे हो तो भी मिल जाएगा। देन वैल्यू, अगर आपने कोई बिल्डिंग में रिपेयर करवाया है नॉर्मल, भले ही सिविल स्ट्रक्चर हो, बट उसका आपने वैल्यू कैपिटलाइज नहीं करी, कैपिटलाइज नहीं करी मतलब क्या, उसको आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऐड नहीं किया, तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। और अगर आप आपका बिजनेस ये कंस्ट्रक्शन करने का तो आपको मिल ही जाएगा। देन आपको आईटीसी किसी को नहीं मिलेगा। कंपोजिशन डीलर हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो आपको ना तो आप टैक्स किसी से अपने कस्टमर से कलेक्ट कर सकते हो 1% अगर आपको याद हो, और रेस्टोरेंट में 5%। तो अगर आपने कंपोजिशन में हो तो ना तो आप कस्टमर से टैक्स ले सकते हो, आपको खुद की जेब से पे करना है, ना ही आप अपनी इनपुट्स पे आईटीसी ले सकते हो। फिर अगर आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो तो वो सिर्फ किसका ले सकते हैं, सिर्फ इंपोर्ट ऑफ गुड्स का क्रेडिट ले सकते हैं। और अदर केसेस है जब आपके, अगर आपने कुछ गुड्स है जिसका आईटीसी लिया था वो आपने अगर हो खुद के कंजम्पशन के लिए लिया पर्सनल, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। गुड्स आपके चोरी हो गए, डिस्ट्रॉय होगा, आपने गिफ्ट कर दिया, फ्री में दे दिया, तो भी आपको उसका क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। और अगर आपने फ्रॉड और डिटेंशन के केस में अगर आपने कुछ जीएसटी पे किया है तो उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक हमारा क्या था, कल का डिस्कशन था। अब हम आज से कंटिन्यू करने वाले हैं, और आज से हम चालू क्या करेंगे, इनफैक्ट आज हम खत्म भी यही करेंगे, अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। ये ऐसा टॉपिक है जहां पर बच्चों को एंड तक पसीने आते हैं कि मतलब इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को, बट ये बहुत सिंपल है। हम लोग इसे मतलब चार्ट फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि हम लोग को फॉर्मूलों का डर ना हो कि फॉर्मूले भूल नहीं जाए, ठीक है। तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि ये क्यों है, और फॉर्मूला हम बनाएंगे। तो फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या है फॉर्मूला, मुझे आपको बताना है कि इसका फॉर्मूला होना क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा इसमें कैसा होना चाहिए, फॉर्मूला आप मुझे बना के दोगे, ठीक है। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि गवर्नमेंट ने आपको क्या बोला है कि हम आपको क्रेडिट कब देंगे, तो हम आपको क्रेडिट कब देंगे, हम आपको क्रेडिट तभी देंगे जब आप उस चीज का, उस सप्लाई का, अपने इनपुट सप्लाई का यूज करोगे किस चीज के लिए, आउटपुट सप्लाई के लिए, और हमें आउटपुट सप्लाई में आप ज्यादा टैक्स दोगे, राइट, तभी हम क्या करेंगे, आपको क्रेडिट दे देंगे। अब जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, आप मैन्युफैक्चर किसका कर रहे हो, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक्स। अब टेक्स्ट बुक्स क्या है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो आप जो आउटपुट दे रहे हो दैट इज एग्जेम्प्ट, ठीक है, टेक्स्ट बुक, ठीक है। अब इसके लिए आपने इनपुट लिया होगा, तो यहां पर आप जीएसटी पे कर रहे हो क्या, नहीं, आप आगे जीएसटी पे नहीं कर रहे हो। अब आपने इसके लिए क्या क्या लिया होगा, पेपर लिया होगा, देन उसमें आपने इंक ली होगी, ये सब चीजें, ठीक है, जिसपे आपको जीएसटी लगा होगा। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आप आउटपुट पे जीएसटी पे कर रहे हो तो ही आपको ये क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो आप क्रेडिट का करोगे भी क्या। यहाँ पे आपकी आउटपुट लायबिलिटी 0 है, ठीक है। आपके पास अगर आईटीसी आ भी गया, गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है दे भी देते हैं, तो आप उसका करोगे क्या, आप उसको पेमेंट क्या करोगे, उससे आप उससे आपके पास आउटपुट लायबिलिटी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आपका आउटपुट टैक्सेबल नहीं है, आपका आउटपुट अगर एग्जेम्प्ट है, तो हम क्या मान लेंगे कि ये जो चीज है ना, ये आपने यहीं पे कंज्यूम कर ली है, यहीं पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये जो भी आपने जीएसटी पे करा था, ये जब सब चीजें खरीदने के लिए, वो क्या होगा, आपका जीएसटी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। सेकंड, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो नॉर्मल नोटबुक्स के, ठीक है,
नोटबुक्स मतलब क्या, जिसमें हम लोग लिखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स क्या, जो प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स होती है वो। नोटबुक जो है उस पे जीएसटी है, ठीक है, उस पे जीएसटी एप्लीकेबल है। अगर आपने इसके लिए पेपर और इंक ली है, ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर बाकी सब आपकी एलिजिबिलिटी और कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो क्या आपको इसका क्रेडिट मिलेगा क्या, इस पेपर और इंक का? बताओ, इस पे आपने जीएसटी पे किया है तो आपको मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप आगे, अब जैसे आप जब आपके पास ये पेपर और इंक आएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज की वैल्यू के पेपर और इंक खरीदे, अब आप इसमें 18% आपने जीएसटी पे किया, ठीक है। गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि नहीं, हम इतने से सेटिस्फाइड नहीं है, अब आप और इसमें वैल्यू एडिशन करने वाले हो तो हमको और चाहिए टैक्स, ठीक है। तो आपने क्या बोला, ठीक है, हम जब मैं 200 में बेचूंगा तब मैं 36 रुपीज चार्ज करूंगा, तो ये 236 हो जाएगा, और ये आपको मैं दे दूंगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आप मुझे ज्यादा देने के लिए तैयार हो तो मैं ये फोरगो करने के लिए तैयार हूं, आपको आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियो, कि अगर आप सिर्फ एग्जेम्प्ट गुड्स बनाते हो तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, टैक्सेबल गुड्स बना रहे हो, तो क्या होगा। बट एक्चुअल में कभी भी ऐसा होता नहीं है। अगर कोई प्रिंट कर रहा है कोई भी चीज, ठीक है, तो वो दोनों बिजनेस में होता है। वो आपका वो क्या मैन्युफैक्चर करेगा, वो बुक भी प्रिंट करेगा, टेक्स्ट बुक भी, वो नोटबुक भी प्रिंट करेगा। तो अब क्या हो गया, आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो एक ही है, ठीक है, ये आपका मैन्युफैक्चरर है और उसकी फैक्ट्री है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, आउटपुट में दोनों चीजें कर रहा है, ठीक है। आपकी आ गई टेक्स्ट बुक्स जो कि एग्जेम्प्ट है, और आपकी आ गई नोटबुक्स जो कि टैक्सेबल है, ठीक है। अब इसके लिए, दोनों के लिए इंक यूज हो रही है, ठीक है। आपने देखा होगा जो टेक्स्ट बुक्स होती है उसमें जैसे अलग अलग कलर की बुक्स इंक यूज होगी, ब्लू, ब्लैक और वो सब चीजें, ठीक है। तो वो जो इंक है वो फॉर एग्जांपल अलग इंक है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि टेक्स्ट बुक के लिए कोई अलग इंक लगती है, इंक नंबर 1, और जो नोटबुक्स बनाते हो उसमें आपकी लगती है इंक नंबर 2, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? ये जो टेक्स्ट बुक है इसके लिए सिर्फ यही इंक लगती है, मतलब ये वाली जो इंक है एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, टेक्स्ट बुक के लिए। और इंक नंबर 2 जो है वो एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, नोटबुक्स के लिए है, जो कि टैक्सेबल है, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये वाली जो इंक है, इंक नंबर 1, ठीक है, जो कि एक्सक्लूसिवली टेक्स्ट बुक के लिए यूज हो रही है फॉर एग्जाम सप्लाई, इसको और कहीं यूज होता है, होते ही नहीं है, तो इसका क्रेडिट मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए ना, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपका जो आउटपुट है वो एग्जाम्प्ट है, तो आपको इनपुट का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, सबसे पहले मैं लिख देता हूं, जो एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन एग्जाम्प्ट है, ठीक है, उसका क्रेडिट नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है। सेकंड, जो इंक 2 है, इंक 2 आप किसके लिए यूज कर रहे हो, इंक 2 आप यूज कर रहे हो नोटबुक्स के लिए, जो कि टैक्सेबल है, एक्सक्लूसिवली सिर्फ इसमें ही यूज कर रहे हो। अब इसका क्रेडिट ले लूं क्या? यस, इसका मैं क्रेडिट ले रहा हूं। तो एक्सक्लूसिवली अगर टैक्सेबल है तो उसका मैं क्रेडिट ले रहा हूं। गाइस, आपको लग रहा होगा ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं सर, लेकिन मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, आपको आगे समझ में आएगा कि ये सब चीजें मैं क्यों करवा रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज बी पेशेंट। अब आप इसके लिए सिर्फ इंक से तो होगा नहीं, आपको पेपर भी चाहिए। अब आपने लिया है पेपर, ठीक है। अब पेपर सिर्फ एक में यूज होगा क्या? नहीं, पेपर आपका जो है ना वो दोनों में यूज हो रहा है, ठीक है। पेपर आप टेक्स्ट बुक में भी यूज कर रहे हो और पेपर आप नोटबुक में भी यूज कर रहे हो। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि इसका क्रेडिट लूं या ना लूं या कितना लूं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करा, इसको मैं डाल रहा हूं एक कॉमन पूल में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा, जो भी एग्जेम्प्ट है वो तो मैंने क्रेडिट पहले ही बोल दिया कि इसका तो कुछ क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए यूज हो रहा है वो क्या मैंने बोला कि ठीक है, वो तो मैं पूरा ले ही लूंगा। अब जो कॉमन है, ठीक है, कॉमन में मैं कंफ्यूज हूं,
तो मैंने क्या करा, एक पूल बना लिया कि कॉमन क्रेडिट में वो ऐड कर दिया, ठीक है। और इसके साथ दूसरा भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे फैक्ट्री का रेंट पे कर रहा हूँ, ठीक है, और ये फैक्ट्री दोनों के लिए यूज हो रही है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, पेपर आ गया प्लस फैक्ट्री रेंट आ गया, जो कि आपने किस में ऐड कर दिया, कॉमन क्रेडिट में, ठीक है, कॉमन क्रेडिट में ऐड कर दिया कि हाँ ये जो पेपर और रेंट है ये दोनों चीजों के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको जैसे एक मंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर इसलिए क्योंकि मेरा बर्थडे आता है इसलिए मैंने अक्टूबर लिया है, ठीक है। अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर की 1 तारीख आप कर रहे हो एंट्री, ठीक है, एंट्री कर रहे हो, आपके पास इंक नंबर 1 आई है, आपका उसमें इंक नंबर 1 आई है, उसका इनवॉइस भी है, आपने पेमेंट भी कर दिया है 1 अक्टूबर को। तो बताओ जब मैं एंट्री करूंगा तब मैं इंक नंबर 1 का क्रेडिट लूंगा या फिर एक्सपेंस आउट करके उसको पीएनएल में डाल दूंगा, बताओ। इंक 1 का मैं क्रेडिट लूंगा क्या फर्स्ट डे, नो क्रेडिट, एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा जनरल एंट्री बताऊं तो आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, एक्सपेंस मतलब आपका जो क्रेडिट आप स्टॉक करोगे, स्टॉक सॉरी स्टॉक डेबिट करोगे, क्रेडिट क्या करोगे आप, स्टॉक डेबिट करोगे, देन एक्सपेंस भी डेबिट करोगे और क्रेडिट क्या करोगे टू जितना भी आप पेमेंट कर रहे हो वो, ठीक है। तो आपने क्या करा, इसको तो आपने डायरेक्टली क्या कर दिया, आईटीसी लिया ही नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, नो आईटीसी, इनिशियली ही लिया नहीं तो रिवर्स करने की तो बात ही नहीं आती है, ठीक है। देन इंक 2 आई आपके पास सेकेंड डे, 2 अक्टूबर, इंक का आपके पास इनवॉइस आया, अब आप उसका क्रेडिट लोगे क्या, वो एक्सक्लूसिवली किसके लिए यूज हो रही है, टैक्सेबल सप्लाई के लिए, उसका क्रेडिट आप इनिशियली लोगे क्या, ठीक है, तो आप इसका क्रेडिट ले रहे हो, तो इसका आपने क्या किया, फुल आईटीसी ले लिया, ठीक है, क्योंकि आपका एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए आपने फुल आईटीसी ले लिया। अब आपके पास पेपर आया, थर्ड डे आपके पास क्या आया, पेपर, पेपर का आपने पेमेंट भी कर दिया, इनवॉइस भी आ गया, अब उसका क्रेडिट आप लोगे क्या, ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि अभी ये कॉमन है ना, तो आप जब आएगा आपके पास इनवॉइस तब आप इसकी एंट्री कर दोगे, आप उसका क्रेडिट ले लोगे, आप मंथ एंड पे देखोगे कि इसका बाकी का क्या करना है, कितना रिवर्स करना है, तो अभी आप क्या करोगे, ये आपका कॉमन क्रेडिट है ना, तो अभी आप इसका आईटीसी ले लोगे, ठीक है, फैक्ट्री का भी आपके पास इनवॉइस आया, उसका भी अभी आप आईटीसी ले लोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इस महीने में आप कितना किस चीज में यूज करने वाले हो, ठीक है, तो ये आपने इसका भी कॉमन क्रेडिट का भी आपने आईटीसी ले लिया। अच्छा आपके पास है ना बाहर एक कार भी खड़ी है, ठीक है, कार, ठीक है, जिसका मतलब 4-5 सीटर कार है ये सेडान, इससे जो आपका आप इससे अपने घर जाते हो वापस आते हो, ठीक है। अब इसमें आपने रिपेयर करवाया है, तो 5 अक्टूबर को आपको बिल आया कि आपने रिपेयर करवाया, आप उसका क्रेडिट लोगे क्या, उसके लिए नो आईटीसी, क्योंकि ये 17/5 में स्पेसिफिकली ब्लॉक्ड क्रेडिट है, तो इसका आईटीसी लोगे क्या, इसका आईटीसी स्टार्टिंग में ही नहीं लोगे, तो जो 17/5 का है वो भी आपने स्टार्टिंग से ही क्रेडिट नहीं लिया, ठीक है। अब है ना पूरा महीना कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, पूरा मंथ आपका कंप्लीट हो गया है, अब आप आ गए हो 31 अक्टूबर को, ठीक है। अब आपने क्या देखा, अब आपने ये देखा कि आपने जो क्रेडिट लिया था कॉमन क्रेडिट वो पूरा ले लिया था, बट उसमें से आपको कितना नहीं लेना चाहिए था जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। अब मुझे आप एक रीजनेबल बेसिस बताओ कि अब यहाँ पे एकदम पता तो चलेगा नहीं कि पेपर आपका कहाँ पर कितना आपका टेक्स्ट बुक ले जा रहा है, कितना नोटबुक ले जा रहा है, ठीक है, आप वो ट्रैक कर भी लो, लेकिन आप रेंट ट्रैक कर सकते हो क्या, कि रेंट कितना लग रहा है, क्या आप उसमें फिर उसमें देखोगे कि फ्लोर स्पेस देखो कितनी फ्लोर स्पेस इसके लिए लग रही है, इसके लिए लग रही है, बट वो भी बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो मुझे एक लॉजिकल तरीका बताओ कि जिससे मैं ये बाइफरकेट कर पाऊं इन दोनों का, में जो एक्सपेंस है, लॉजिकल क्या लग सकता है, जैसे प्रोडक्शन बेसिस, अब मुकेश ने बोला प्रोडक्शन बेसिस, ठीक है, तो प्रोडक्शन बेसिस भी आपका, दिवेश बोल रहा है प्रोडक्शन बेसिस, यहाँ पर प्रोडक्शन अगर जैसे मैं क्वांटिटी देखूं, ठीक है, कि टेक्स्ट बुक की कितनी क्वांटिटी बनी है, नोटबुक की कितनी क्वांटिटी बनी है, तो वो मैं अभी गुड्स के केस में कर सकता हूँ, बट अगर सर्विसेज का केस है, अब गवर्नमेंट जब रूल्स बनाती है, जब लॉ बनाती है, तो वो सिर्फ एक के लिए बनाती है क्या, वो सबके लिए बनाती है, ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्शन बेसिस नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्विसेज में आप फिर क्या करोगे,
अब गवर्नमेंट को कॉमन रूल बना दो, तो प्रोडक्शन बेसिस नहीं हो सकता। नेक्स्ट बताओ क्या कर सकते हैं? टर्नओवर बेसिस, राइट। तो गवर्नमेंट ने भी यही सोचा कि आपका नेक्स्ट जो लॉजिकल है ना, वो टर्नओवर बेसिस ही है, आपको टर्नओवर के हिसाब से ही करना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप टर्नओवर के बेसिस पे करो। जैसे अगर आपका जो पेपर है, ठीक है, पूरे मंथ में जो पेपर आया आपका 1 लाख रुपीज का आया, और रेंट भी आपका 1 लाख रुपीज का आया। अब आप क्या करो, आपने इसका क्रेडिट ले लिया है क्या? हाँ, आपने कॉमन क्रेडिट का क्रेडिट ले लिया है, क्योंकि ये आपका एलिजिबल था, मतलब आपकी कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही थी, आप एलिजिबल भी थे और आपकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही थी इन दोनों में, तो आपने उसका क्रेडिट ले लिया है। तो आपने 2 लाख रुपए का क्रेडिट ले चुके हो, ठीक है, कॉमन क्रेडिट। अब इसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? बताओ क्या माइनस करूं इसमें से? इसमें से मुझे वो माइनस करना पड़ेगा जो कि मैंने किस में यूज किया है, एग्जेम्प्ट के लिए यूज किया है। तो ठीक है, अब एग्जेम्प्ट के लिए मैं कितना यूज करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको प्रपोर्शन करना पड़ेगा। और प्रपोर्शन कैसे करूं? टर्नओवर बेसिस पे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपको टर्नओवर को प्रपोर्शन मानना है। आप क्या करोगे, आपका जितना एग्जाम टर्नओवर था, या मुझे एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम्प्ट का 1 करोड़ था, और ये आपका 3 करोड़ था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा बताओ, अब 1:3 का रेशियो है, तो मैं यहाँ पर कितना माइनस करूं? 1 क्या है आपका, एग्जेम्प्ट टर्नओवर 1 है, और टैक्सेबल आपका 3 करोड़ है, ठीक है। तो अब 2 lakhs में से आप माइनस करोगे 1/3, ठीक है, 1:3, 1:4 करना पड़ेगा, 1/4 इंटू आपका 2 लाख रुपीज, तो ये आपका हो गया 50 lakhs। ये अब कब रिवर्स कर रहे हो आप रिवर्स कर रहे हो मंथ एंड पे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 1,50,000 का क्रेडिट। अच्छा, अब है ना, इसमें कैसा था, एक चीज और ऐड करता हूँ, थोड़ा इसको और कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। आप क्या करते हो, इसमें से कुछ नोटबुक्स जो है वो अपने बच्चों के लिए घर पे ले जाते हो, ठीक है, और जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चों के लिए भी आप उनको दे देते हो फ्री में, ठीक है। दिस इज नॉन बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। अब आप इसके लिए कुछ चार्ज नहीं कर रहे हो, अपने बच्चों से चार्ज करोगे क्या? नहीं, आपने इसके लिए कुछ चार्ज नहीं किया, ना तो बच्चों से किया है, ना एम्प्लॉइज के बच्चों से किया है। अब अगर मुझे इस पे भी प्रपोर्शन करना है, तो इसका मेरे पास कुछ टर्नओवर है क्या कि मैं कर दूं इसको प्रपोर्शन? बताओ, टर्नओवर है क्या? नहीं है टर्नओवर, ठीक है। तो अब या तो इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करो, क्या आप इसका देखो कि वो जो आप दे रहे हो गुड्स, उसका मार्केट वैल्यू, या फिर उसके लिए कुछ वैल्यू निकालो, ठीक है। उसमें भी लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये जो चीजें होती है ना, देखो मैं आपको सही बात बताऊं, तो ये जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है ना, ये बहुत कम होता है, छोटी कंपनीज में ही होता है। अगर आप बड़ी कंपनीज में जाओगे तो वहां पे स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं कि आप कुछ भी पर्सनल चीज के लिए ले नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें अराइज कहाँ पे होती है, छोटे बिजनेस के लिए। गवर्नमेंट ने बोला कि उसके लिए इतना हेडेक नहीं देना है। उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आप कभी भी यूज कर रहे हो कोई भी सप्लाई फॉर नॉन बिजनेस पर्पस एज वेल, मतलब कॉमन में है, तो टैक्स मतलब एग्जाम के लिए भी यूज कर रहे हो, टैक्सेबल के लिए भी कर रहे हो, और नॉन बिजनेस के लिए भी कर रहे हो, तो आप सिर्फ ये करना कि जितना भी कॉमन क्रेडिट है उसमें से सिर्फ 5% आप रिवर्स कर दो, हम खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या माइनस करना है, जो कि नॉन बिजनेस है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, तो नॉन बिजनेस माइनस कर दो, कितना, 5%। तो इसका 5% निकाल लो, और वो इसमें से माइनस कर दो, तो वो कितना हो जाएगा आपका, 10,000 रुपए आप इसमें से और माइनस कर दो, तो 1,40,000 क्या हो जाएगा, इतना आपका क्रेडिट एंड में बचेगा, ठीक है। ये आपको समझ आया क्या एग्जाम्पल? तो मैं आपको थोड़ा इसमें, अब हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। बताओ, ये एग्जाम्पल समझ में आया क्या? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, चलो। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं मेरे चार्ट पे, ठीक है, जो कि आपको फाइनली याद रखना है। याद तो क्या, मतलब आपको समझना है। तो ये देखो, ये हमारा चार्ट है, ठीक है। आप क्या करोगे इसमें, सबसे पहले आपने जो भी इनपुट और इनपुट सर्विसेज लिए, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, इनपुट और इनपुट सर्विस। इनपुट क्या होता है, इनपुट मतलब वो गुड्स जो कि आप कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो, वो सारे क्या हो गए, इनपुट गुड। जैसे अब आप इसमें हम लोग पेपर ले रहे थे, तो पेपर क्या हो गया आपका, इनपुट इनपुट गुड्स, ठीक है। इनपुट सर्विस क्या हो गई,
वो सब सर्विसेज जो कि आप यूज कर रहे हो टैक्सेबल, मतलब कोई भी सप्लाई देने के लिए, आउटवर्ड सप्लाई के लिए। तो इस केस में क्या था, फैक्ट्री रेंट क्या था आपका, इनपुट सर्विस थी, दोनों को ऐड किया अपन ने, ठीक है। और रिपेयर जो है, ठीक है, आपने ऑटोमोबाइल का रिपेयर करवाया था, वो भी आपका एक टाइप से इनपुट सर्विस ही है। सबसे पहले आप क्या हटाओगे उसमें से, जो इनएलिजिबल है, कि जिसका क्रेडिट मिलना ही नहीं है, भले ही आप उसको एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल पर्पस के लिए ही यूज कर रहे हो, तो भी आपको उसका क्रेडिट मिलना ही नहीं है। तो इस केस में क्या था, वो जो मोटर व्हीकल वाला था, आपने रिपेयर किया था, वो आपने एक्सक्लूड कर दिया, उसका क्रेडिट आप स्टार्टिंग से ही नहीं लोगे, ठीक है। सेकेंड क्या है आपका, एलिजिबल। अब एलिजिबल में आप क्या देखोगे, एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। अगर आपको पता है आपने कुछ खर्चा किया है जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, तो उसका आप आईटीसी नहीं लोगे, नो आईटीसी, स्टार्टिंग से लोगे ही नहीं, रिवर्सल की बात ही नहीं आती है। अगर आपने एक्सक्लूसिवली यूज करा है किसके लिए, एग्जेम्प्ट के लिए, जो इंक 1 थी हमने किसके लिए यूज करी थी, एग्जेम्प्ट के लिए, उसका आपको क्रेडिट लेना ही नहीं है, रिवर्सल की बात ही नहीं आती है। एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, जो सिर्फ आपने एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाईज, इंक 2 जो हमने सिर्फ किसके लिए ली थी, आपकी नोटबुक प्रिंट करने के लिए, उसका आपने फुल आईटीसी ले लिया, इसका भी रिवर्सल की बात नहीं आती। अब कंफ्यूजन का होता है इस केस में, जहां पर आप क्या यूज कर रहे हो, फॉर ऑल द 3, मतलब आप उसको नॉन बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हो, एग्जेम्प्ट के लिए भी कर रहे हो, और एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए भी कर रहे हो। तो हमने अपोर्शन किया था उसको, तो ये वाला जो है, ये क्या है, अपने अपोर्शन कर दिया एग्जेम्प्ट के लिए, क्या आपने वो बता दिया कि इतना हम अपोर्शन कर रहे हैं फॉर एग्जेम्प्ट, इसको आप क्या करोगे, रिवर्स, ठीक है। और ये आपका प्रपोर्शन हो गया। सेकेंड जो नॉन बिजनेस है, उसको आप अपोर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन बिजनेस में आपका कुछ टर्नओवर नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप डायरेक्टली 5% लेके उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो आईटीसी, ठीक है। तो ये आपने रिवर्स कर दिया, ये आपने रिवर्स कर दिया, तो फाइनली एंड में आपका बचा क्या, ये जो आपने फुल क्रेडिट ऑलरेडी ले लिया था, और ये जो आपने रिवर्स, जो आपने यहाँ पे पूरा ले लिया था, यहाँ पे पूरा आपने 2 लाख ले लिया था, ठीक है, ये अपना 2 लाख वाला अमाउंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वाला अपना 2 लाख वाला अमाउंट है, ये अपना 10,000 वाला अमाउंट है, ठीक है। और ये हमारा जो 50,000 हमने रिवर्स करा था, वो वाला अमाउंट है, ठीक है। तो ये आपने साल पूरे मंथ में क्रेडिट लेते गए लेते गए लेते गए 2 लाख हो गया। साल के महीने मंथ के एंड में आपने क्या देखा कि आपने नॉन बिजनेस के लिए 5% रिवर्स कर दिया, और जो आपका एग्जम्प्ट वाला प्रोपोर्शन था वो आपने रिवर्स कर दिया। तो बचा कितना आपका, 1,40,000, ये क्या था आपका एलिजिबल क्रेडिट। तो ये वो वाला पोर्शन है ऑफ योर टैक्स, ऑफ योर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू योर टैक्सेबल सप्लाई। बोलो गाइस, समझ में आया क्या? तो हम इसका एक एग्जांपल करते हैं। कुछ डाउट है क्या किसी को? हाँ या ना तो बोल दो। समझा, नो डाउट, क्रिस्टल क्लियर, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो आपको बताना, हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं इसका, ठीक है। अब अगर मुझे कॉमन क्रेडिट निकालना है, ठीक है, मेरे पास ये है, तो मैं कॉमन क्रेडिट कैसे निकाल सकता हूँ? तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कॉमन क्रेडिट के लिए, जो टोटल इनपुट और इनपुट सर्विसेज लिए मैंने पूरे महीने में, उसमें से इनएलिजिबल माइनस कर दूंगा, रेड, रेड मतलब माइनस, ठीक है। येलो, येलो मतलब वेट, आपको वेट करना है ना, तो रिवर्स करना है ना, लेना है, ठीक है। तो आप वेट करोगे एलिजिबल में, क्या वो किसके लिए यूज हुआ है, उसमें से जो आपका नॉन एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस है, T1, आप अपनी बुक में देखोगे ना, तो वहां पे जो एग्जांपल दे रखे हैं उसमें जो टर्मिनोलॉजी वो ये यूज कर रखी है कि इसको आपने, इसको बोला है T3, कि आप T3 को डिडक्ट कर दो फ्रॉम T1, ठीक है। T1 में से T3 माइनस करो, T1 माइनस कर दो, T2 माइनस कर दो, और T4 माइनस कर दो, तब जाके आपके पास क्या आएगा, कॉमन क्रेडिट विच इज यूज फॉर ऑल द 3, ठीक है। तो आपका कॉमन क्रेडिट का फॉर्मूला क्या हो गया, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन आप ऐसे नहीं कर सकते हो एग्जाम में, ये आपके सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपको कैसे करना है, तो वो आपको इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन क्रेडिट के लिए क्या करोगे आप, पूरा टी ले लिया, टी में से आपने क्या क्या माइनस कर दिया, T1, T2 और T3
और आपका T4, ये आपका क्या आ जाएगा, कॉमन क्रेडिट। उसके बाद आपको ये जो कॉमन क्रेडिट है इसमें से ये दोनों चीजें माइनस करनी पड़ेगी, D1 और D2, D1 और D2, तो आपका क्या आ जाएगा, अपोर्शन फॉर टैक्सेबल सप्लाई C3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका ना एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा कि इसको एग्जाम में एक्चुअली करना कैसे है। सबसे पहले फर्स्ट वाला, एक सेकंड, अ रजिस्टर्ड पर्सन इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्लैंकेट्स, उसने 200 ब्लैंकेट्स डोनेट कर दिए हैं, आईटीसी मिलेगा क्या, बताओ। नो, इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, आपने उसको बिजनेस के लिए यूज नहीं किया है। ठीक है, देन अच्छा मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, मैं आपको बताता हूँ कि टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई में क्या क्या आता है। ठीक है, हमने जो बात करी थी टैक्सेबल और एग्जाम, उसमें क्या क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट मतलब क्या, वो सब सप्लाईज जो कि नॉन टैक्सेबल है, ठीक है, जो कि नील रेटेड है, मतलब गवर्नमेंट ने उनका रेट बता रखा है कि हाँ ये टैक्सेबल है, उसका रेट है, लेकिन रेट उन्होंने 0 बता रखा है। ठीक है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैगरी और ये सब जिनका जो नील रेट से टैक्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। और वो जो कि आपके सेक्शन 11 में एग्जाम्प्ट है, जो हमने एग्जाम्पशन पढ़ा था चैप्टर 4, वो वाले जो होंगे ना, ये तीनों सब मिला के आपको क्या होगा, एग्जाम्प्ट टर्नओवर। ठीक है, अब इस केस के लिए आईटीसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ये सब चीजें भी इंक्लूड या एक्सक्लूड होगी। तो एग्जाम में सबसे पहले वो 3 चीजें हो गई, नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल, और जो कि नोटिफिकेशन बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन सेक्शन 11 के अंडर गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट करे हैं, वो सब चीजें। ठीक है, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप कुछ सप्लाई कर रहे हो आउटवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज पे, ठीक है, आप जीटीए हो, जीटीए जीटीए में आप 5% पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसके लिए टैक्स नहीं भर रहे हो, आपने एक फैक्ट्री को सर्विस दी है, वो फैक्ट्री उस पर टैक्स पे कर रही है, तो आपकी आउटपुट लायबिलिटी कुछ आएगी क्या, आपकी कैश पेमेंट कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, तो आप आईटीसी का क्या करोगे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आपका जो आउटपुट है वो रिवर्स चार्ज पे टैक्सेबल है, तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो आपका किसमें चल जाएगा, एग्जेम्प्ट में। देन ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, ठीक है, सिक्योरिटीज में अगर ट्रांजेक्शन के आप ट्रेडिंग कर रहे हो सिक्योरिटीज को, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा क्रेडिट, वो आपको ये वाला जो टर्नओवर है, जितना आपने यू नो ट्रांजेक्ट सिक्योरिटीज बाय सेल करी है, वो भी आपका एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड होगा। अगर आपने कुछ लैंड बेचा है तो उसकी वैल्यू भी उसमें ऐड होगी। अगर आपने कुछ बिल्डिंग बेची है, जो कि आपने कब बेची बेची है, आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उसके बाद क्या हो जाती है, वो इमोल प्रॉपर्टी होती है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, आपने कोई बिल्डिंग बेची है जिसको आपने पोस्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट बेचा है, तो उसको भी क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट। तो एग्जेम्प्ट में 4 चीजें और क्या इंक्लूड हो रही है, एक तो वो जिसपे आप रिवर्स चार्ज पे लायबल हो पे के लिए, पे करने के लिए, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, आपने लैंड या बिल्डिंग बेची है तो भी वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। अब क्या क्या चीजें एग्जेम्प्ट सप्लाई से निकाल दी गई है, मतलब उसके लिए आपको रिवर्स नहीं करना है, तो वो क्या है, एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। अब शेड्यूल 3 में क्या क्या दे रखी है, वो वाली सप्लाई जो कि जिसको क्या बोलते हैं, नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस, नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, तो वो आपको क्या मानना है कि वो एग्जाम्प्ट नहीं है। ठीक है, तो उसमें शेड्यूल 3 में ये दोनों भी आता है, सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ये तो एग्जाम्प्ट में है, इसके अलावा जो भी सप्लाईज है वो आप क्या मान लो कि वो एग्जाम्प्ट में नहीं है, उसके लिए आपको आईटीसी रिवर्स नहीं करना है। अगर आपने लोन के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया है तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि वो भी आप उसको भी रहने दो, उसके लिए भी आप रिवर्स मत करो। देन अगर आपने एक्सपोर्ट फ्रेट कर रहे हो, ठीक है, जो वेसल्स है, अगर आपको मैं थोड़ा याद दिला दूं तो एयरफेयर में दोनों अगर एक्सपोर्ट फ्रेट भी है इंपोर्ट फ्रेट भी है, दोनों एग्जेम्प्ट है। अगर वेसल है, ठीक है, जो कि जनरली होता है, जनरली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, अगर आपको कहीं बाहर भेजना है, अगर आप एयरक्राफ्ट से भेज रहे हो तो बहुत महंगा होता है, तो इसीलिए जो प्रोपोर्शन होता है ना, लोग एयरक्राफ्ट से बेचने वाला वो बहुत कम होता है, जनरली सिर्फ कुरियर वाली कंपनीज जो है ना वो ही यूज करती है
बाय वे ऑफ एयर, क्योंकि उनको फास्ट पहुंचाना रहता है। बाकी जो नॉर्मली है, मैं बोल सकता हूँ कि 90% ऑफ द लोग क्या यूज करते हैं, सी वाला रूट ही यूज करते हैं वेसल, क्योंकि वो सस्ता होता है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आपका जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हो, मतलब आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रेट, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, इसमें इंपोर्ट जो है वेसल के केस में इंपोर्ट टैक्सेबल है, रिवर्स चार्ज में है, इंपोर्टर को पे करना पड़ता है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप एक्सपोर्टर हो और आपको एक्सपोर्ट फ्रेट चार्ज हो रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप एक वेसल वाले हो, ठीक है, आपने अगर कोई सर्विस दी है जिसमें आपने एक्सपोर्ट फ्रेट दिया है, तो वो एग्जेम्प्ट है, बट उसको आपको यहाँ पे उसके लिए क्रेडिट रिवर्स नहीं करना है। ठीक है, तो 4 चीजें वो है जो आपको इंक्लूड करना है एग्जाम सप्लाई में, 3 चीजें वो हैं जो आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, अब टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है? तो टैक्सेबल सप्लाई आपको पता है, जिसपे आप टैक्स पे कर रहे हो। ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है? अब जीरो रेट सप्लाई भी टैक्सेबल में इंक्लूड होता है, मतलब उसके लिए आपको क्रेडिट रिवर्स नहीं करना है। ठीक है, तो जीरो रेट क्या होता है? तो ये दे रखा है आपका सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन 16 क्या बोलता है कि अगर आपने कुछ भी गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करी है, ठीक है, गुड्स या सर्विसेज आपने क्या करी है, एक्सपोर्ट करी है, या फिर अगर आपने एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर को दिया है, तो वो क्या हो जाएगा आपका जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर आपने कोई भी गुड्स दिया है एसईजेड डेवलपर, ठीक है, एसईजेड यूनिट है, एसईजेड यूनिट एसईजेड डेवलपर, या फिर अगर आपने इसको एक्सपोर्ट किया है, तो अगर ये गुड अदरवाइज एग्जेम्प्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है कि ये गुड्स एग्जेम्प्ट है, तो भी अगर आपने इसको एसईजेड या जीरो रेटेड कर दिया, मतलब एसईजेड किया या फिर एक्सपोर्ट किया है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, अब ये एग्जेम्प्ट नहीं रहा, अब ये हो गया है जीरो रेटेड, और जीरो रेटेड के लिए आपको क्रेडिट रिवर्स नहीं करना है। अच्छा, ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि ये जो है ना, ये इंडिया का पार्ट नहीं मानते हैं इनको। एसईजेड डेवलपर भी एसईजेड में ही होता है, और एक्सपोर्ट मतलब क्या, ये तो भारी हो गया। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि कोई भी हमारा जो इंडिया का गुड्स है, वो कोई भी इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए उनकी प्राइजेस। ठीक है, अगर ये एग्जेम्प्ट ही रहने देते हैं, अगर इसको क्या रखते हैं आप, एग्जेम्प्ट ही रखते हैं, ठीक है, तो जो ये सप्लाई कर रहा है गुड्स, ठीक है, जो ये सप्लाई गुड्स कर रहा है, उसके सारे जो भी इनपुट्स है, इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड, जो भी वो कॉस्ट लग रही है, वो सब क्या हो जाती है, उस पर आईटीसी वो नहीं ले पाता, और जैसे आईटीसी नहीं ले पाता, वो उसकी कॉस्ट बन जाती, और वो कॉस्ट किससे रिकवर करता? तो कॉस्ट वो एक्सपोर्ट जब कर रहा है, जब फॉरेन कस्टमर से चार्ज करना पड़ता उसको, और हमारी जो गुड्स की प्राइस है वो बढ़ जाती, तो एक्सपोर्ट कम होता और गवर्नमेंट के पास फॉरेन करेंसी कम आती। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, हमको एक्सपोर्ट चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी कॉस्ट कम हो, हमारे जो टैक्सेस हैं वो एक्सपोर्ट नहीं होने चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि ये एग्जेम्प्ट नहीं, इसको हम क्या कर देते हैं, जीरो रेटेड। तो आपको इसमें आउटपुट में भी जीएसटी नहीं पे करना है, और इनपुट अगर आप यूज कर रहे हो तो भी आपको उसका आईटीसी मिलेगा। ठीक है, उसका आप क्या करोगे, उसका आगे जाके रिफंड लोगे, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बट आपको क्या है, अगर जीरो रेटेड है तो उसका आईटीसी आपको मिलेगा। तो टैक्सेबल और जीरो रेटेड को आपको एक समान ट्रीट करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस पे क्वेश्चन पे। अ फार्मा कंपनी प्रोड्यूसेस 2 मेडिसिन, ठीक है, 2 मेडिसिन बना रही है। एक मेडिसिन आपकी कौन सी है? अच्छा नहीं, ये सेकंड वाला रह गया, पहले एक बार सेकंड वाला कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पे आते हैं। ठीक है, अ रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? एक टैक्सेबल प्रोडक्ट है, एक नील रेटेड है, और एक एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो टैक्सेबल मतलब, तो टैक्सेबल तो जिसपे जीएसटी लग रहा है, नील रेटेड मतलब जिसका रेट गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है, 0%, और एग्जेम्प्टेड मतलब क्या, वो नॉर्मली टैक्सेबल है, लेकिन गवर्नमेंट ने बाय वे ऑफ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, जो हमने चैप्टर 4 पढ़ा था उसमें एग्जेम्प्ट कर रखा है। ठीक है, और जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है ना, एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट, वो किसको बेचा है, वो बेचा है एसईजेड यूनिट को, एसईजेड यूनिट को। ऑल द थ्री goods are manufactured from common input and input services, determine which of the products will ITC be available। तो ITC किस में अवेलेबल होगा, तो आपको तीनों का बताना है, टी,
नील रेटेड वाला एन और जीरो रेटेड वाला जेड, तो आपको किन दो प्रोडक्ट पे अवेलेबल होगा बताओ? टैक्सेबल पे होगा, नील रेटेड पे होगा या जीरो रेटेड पे होगा? इन दोनों में से किस किस पे आपको अवेलेबल होगा क्रेडिट, वो आपको बताना है। देखो, ये वाला जो आपका एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट है, क्या आपने किसको दिया है? एसईजेड को, ठीक है। जैसे ही आपने एसईजेड को दिया है, मतलब ये जो है ना, सिर्फ एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट एसईजेड को दे रखा है, टैक्सेबल अलग है और नील रेटेड अलग है, ठीक है। हाँ, टैक्सेबल अलग है और नील रेटेड अलग है। सिर्फ जो एग्जेम्प्टेड है वो आपने किसको दिया है? एसईजेड को। जैसे ही आपने एग्जेम्प्टेड एसईजेड को दिया, वो एग्जेम्प्टेड बचा क्या? नहीं, वो क्या हो गया आपका? जीरो रेटेड, ठीक है। तो आपको जीरो रेटेड का मिलेगा और टैक्सेबल का मिलेगा, नील रेटेड का नहीं मिलेगा। नील रेटेड मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, नील रेटेड एसईजेड को नहीं दिया है। हो सकता है आपको शायद लैंग्वेज में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। नील रेटेड का कब मिलता? अगर आप ये नील रेटेड भी एसईजेड को देते तो मिलता। नील रेटेड अगर आपने नॉर्मल पर्सन को दिया है, डीटीए में दिया है, तो एसईजेड के अलावा जो एरिया होता है उसको बोलते हैं डीटीए, डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया, उसको दिया है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा एसईजेड के अलावा, ठीक है। तो इस केस में मेरा इंटेंशन ये था बोलने का कि टैक्सेबल तो आपने मतलब बाहर ही दिया है, नील रेटेड भी आपने बाहर दिया है, जो एग्जेम्प्टेड है वो आपने एसईजेड को दिया है, तो आपको वो जीरो रेटेड हो जाएगा, तो उस एग्जेम्प्टेड वाले का मिल जाएगा, और जो आपका टैक्सेबल है उसका मिल जाएगा, नील रेटेड का नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। अ फार्मा कंपनी प्रोड्यूसेस टू मेडिसिन, दो मेडिसिन बना रही है, ठीक है। फर्स्ट जो मेडिसिन है वो क्या है? टू क्योर कैंसर, कैंसर क्योर करने के लिए, मतलब लाइफ सेविंग ड्रग है ये, ठीक है। और दूसरी है कफ सिरप, कफ सिरप भी बना रही है। द कैंसर मेडिसिन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी वेरियस कफ सिरप इज टैक्सेबल। तो दो प्रोडक्ट बना रहे हो, एक जीएसटी लगता है उस पर, एक टैक्सेबल है, दूसरा क्या है? एग्जेम्प्ट। तो कैंसर वाला एग्जेम्प्ट है। द फॉलोइंग द कंपनी हैज टेकन फॉलोइंग इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द मंथ। अब क्या क्या ले रखा है, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है मुझे क्या क्या चीजें सबका क्रेडिट ले सकता हूं, ठीक है। इनपुट टैक्स ऑन इनपुट एंड सर्विसेज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कफ सिरप। अब ये एक्सक्लूसिवली किस लिए यूज किया आपने? कफ सिरप के लिए। बोलो इसका क्रेडिट लू कि नहीं लू? इसका मैं क्रेडिट ले रहा हूं, ठीक है। देन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज यूज टू मैन्युफैक्चर कैंसर मेडिसिन। अभी कैंसर मेडिसिन क्या है आपकी? एग्जेम्प्ट है, तो इसका क्रेडिट लूं क्या? एक्सक्लूसिवली उसके लिए यूज किया है, तो इसका मैं फर्स्ट प्लेस में ही क्रेडिट नहीं लूंगा। इनपुट ऑन सॉरी इनपुट टैक्स ऑन इनपुट सर्विसेज यूज फॉर नॉन बिजनेस एक्टिविटीज, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज के लिए मैं लूं क्या 2 लाख रुपए का क्रेडिट? नहीं, बिजनेस के लिए है ही नहीं, तो मैं इसका क्रेडिट नहीं लूंगा, ठीक है। देन मतलब ये क्या है, मेरे पास इनवॉइसेस आए हैं तो मैंने उसका अभी क्रेडिट नहीं लिया है, हमको रिवर्स क्या करना है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, मंथ एंड पे। इनपुट टैक्स ऑन ये यूज्ड फॉर बोथ द मेडिसिन एंड नॉन बिजनेस पर्पस। अब ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका 2 लाख टू 20 लाख रुपीज है, ये क्या है? कॉमन क्रेडिट है, ठीक है। इसमें से भी गवर्नमेंट ने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? इंक्लूडिंग 2 lakhs फॉर लाइफ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। तो एम्प्लॉइज के लिए इसमें 2 लाख इंक्लूडेड है, ठीक है। वो हम देखते हैं उसका क्या करना है। वो 17.5 में आपको मिलता है क्या लाइफ इंश्योरेंस का? नो आईटीसी ऑन लाइफ इंश्योरेंस, करेक्ट, ठीक है। अब हमको आगे देखते हैं उसका, हम उसका एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले हम देख ले कि ये क्वेश्चन चाहता क्या है, हमसे पूछ क्या रहा है। आउटपुट टर्नओवर ऑफ कैंसर मेडिसिन आपको दे रखा है 1 करोड़, और कफ सिरप का आपको दे रखा है 3 करोड़, ठीक है। अब आपको क्या करना है? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्रेडिट विच कैन बी टेकन इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो आप सबसे पहले क्रेडिट किसका लोगे, ठीक है। तो हमने देखा इसका तो हम ले ही लेंगे, ठीक है। 10 लाख तो आपका एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस बिजनेस पर्पस एंड टैक्सेबल टर्नओवर, तो 10 लाख तो ले लिया। इसमें से 2 लाख अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, 2 लाख का तो हम क्रेडिट लेंगे ही नहीं, ठीक है, वो किसका है? लाइफ इंश्योरेंस का है। तो जब बिल आएगा, इनवॉइस जैसे आपके पास आया, आपको पता लगा 17.5 का है, तो आपने इसका क्रेडिट लोगे ही नहीं। बाकी जो 18 लाख है उसका क्या करूं मैं? क्रेडिट अभी लू के नहीं लू, बताओ?
अभी लूं कि नहीं लूं? कॉमन क्रेडिट का जो क्रेडिट है वो क्रेडिट लेजर में अभी लूं कि नहीं लूं? देखो अभी हम मंथ के बीच में चल रहे हैं, ठीक है। हमको पता नहीं है कि ये जो आप यूज करने वाले हो उसमें कितना आप एग्जेम्प्ट के लिए लोगे, कितना टैक्सेबल के लिए लोगे। तो हम क्या करते हैं, जब आपके पास इनवॉइस आया, अभी तो आप एंट्री डाल दोगे कि हम इसका क्रेडिट ले रहे हैं। मंथ एंड में देखोगे, क्योंकि आपको पूरे महीने का टर्नओवर पता कब चलेगा? मंथ एंड पे पता चलेगा कि हाँ एग्जाम के लिए कितना हुआ, टैक्सेबल के लिए कितना हुआ, तभी आप रिवर्स कर पाओगे, ठीक है। तो कॉमन क्रेडिट का पूरे का क्रेडिट आपको अभी ही लेना है, ठीक है। तो इसका पूरा क्रेडिट अभी ले लो, बाद में हम देखेंगे कितना रिवर्स करना है, ठीक है। तो आपने 10 लाख का क्रेडिट ले लिया है और 18 लाख का भी क्रेडिट ले लिया है, तो टोटल क्रेडिट कितना लोगे आप? 28 लैक्स आपका क्रेडिट लेना रहेगा। तो ये फर्स्ट वाला जो है आपका ये हो गया। सेकेंड, अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट नीड्स टू बी रिवर्स्ड। अब आपको रिवर्स कितना करना है, ठीक है। तो अब बताओ रिवर्स मुझे कितना करना है। एक तो वो अब ये 18 लाख है ना, 18 लाख में से क्या ये एग्जेम्प्ट के लिए भी यूज हुआ है? यस, तो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। क्या ये नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज हुआ है? यस, तो मुझे नॉन बिजनेस पर्पस वाला भी इसमें से माइनस करना पड़ेगा, माइनस नॉन बिजनेस पर्पस, ठीक है। अच्छा, अगर नॉन बिजनेस पर्पस नहीं दिया होता, यहां पर ये लाइन नहीं दी होती, तो हम इसको माइनस नहीं करते, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली लिख रखा है कि दिस इज कॉमन क्रेडिट यूज्ड फॉर इवन फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, तो ही हम ये 5% रिवर्स करेंगे, अदरवाइज रिवर्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्प्ट का कितना रिवर्स करोगे? तो एग्जाम्प्ट का हमको प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कितना है? एग्जाम्प्ट का टर्नओवर 1 करोड़ और टोटल टर्नओवर आपका 1 + 3 4 करोड़। तो क्या करोगे? 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 18 लैक्स, ठीक है। और नॉन बिजनेस में आपको कितना करना है? डायरेक्टली इसका कितना कर दोगे आप? 5%। तो ये कितना हो जाएगा? 90,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4,50,000 और नीचे आपका कितना हो गया? 90,000। तो ये सब इसमें से आप माइनस कर दो, सॉरी मतलब ये जो आपका कितना हो गया टोटल 5,40,000, ये आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा मंथ एंड पे फ्रॉम कॉमन क्रेडिट, ठीक है। इतना समझ में आया? और फिर क्या है? अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट, तो वो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट। तो अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट क्या हो गया आपका? ये 18 लाख जो था ये आपका कॉमन क्रेडिट ही था। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? बताओ। यस या नो? ओके, वेरी गुड, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे बाद में व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो। एक बार ये पढ़ाने के बाद अब एक बार आप खुद भी पढ़ लेना, ठीक है। अब सेकंड हम लोग जा रहे हैं कैपिटल गुड्स पे, ठीक है। हमने इनपुट और इनपुट सर्विसेज की बात कर ली। सेकंड हम जा रहे हैं कैपिटल गुड्स पे। अब कैपिटल गुड्स में क्या होता है? कैपिटल गुड्स, हाउ कैपिटल गुड्स आर डिफरेंट फ्रॉम इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। ये ऐसे डिफरेंट है कि इनपुट और इनपुट सर्विसेज जनरली आप क्या मानते हो कि वो उसी टाइम कंज्यूम हो गए हैं, उसी टैक्स पीरियड में कंज्यूम हो गए हैं। लेकिन जो कैपिटल गुड्स है वो आप सिर्फ एक ही पीरियड में, टैक्स पीरियड में कंज्यूम कर लेते हो क्या? नहीं, वो आपके आगे भी जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, ये जो कैपिटल गुड्स है, कोई सा भी कैपिटल गुड्स हो, हम ये मानेंगे कि आप उस कैपिटल गुड्स को 5 साल तक यूज करते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इसकी जो लाइफ है वो हमने अज्यूम कर ली है, फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी हमने अज्यूम कर ली है कि ये आपकी 5 साल तक आप इसको यूज करते हो, ठीक है। अब 5 साल तक यूज करते हो मतलब हर हर अगर आप मंथ में देखो, हर मंथ में कितना कर रहे हो यूज, ठीक है। तो 5 साल में कितने मंथ होते हैं? 60 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो आपको हर मंथ कितना यूज कर रहे हो क्रेडिट? तो सब फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक 1 लाख की मशीनरी ली, ठीक है, उस पे 18% जीएसटी, तो आपका कितना हो गया? 18%, 18,000 जीएसटी, ठीक है। अब ये जो 18,000 है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हम ये मान लेंगे कि ये आप हर महीने इक्वली यूज कर रहे हो, कितने साल तक? 5 साल तक, ठीक है। तो आपको अगर एक मंथ का निकालना है तो आप ये निकालो डिवाइडेड बाय 60, ये आपका आ जाएगा 300 आएगा क्या? तो ये क्या हो गया आपका कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप हर महीने
इसका 300 का क्रेडिट यूज कर रहे हो, ठीक है। अब वो 300 के लिए वो क्या आपका कॉमन क्रेडिट है, ठीक है, वो 300 आपका यहाँ पर आ जाएगा, उसमें से जो एग्जाम से रिलेटेड है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना भी आपका एग्जाम से रिलेटेड है वो आप रिवर्स कर दो। और गवर्नमेंट ये मानती है कि जनरली जो मशीन है वो आप कभी पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे, कैपिटल गुड्स को आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे, इसलिए नॉन बिजनेस का यहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो वापस आपको क्या करना है, कैपिटल गुड्स देखना है। जैसे आपने कैपिटल गुड्स खरीदा, अगर वो 17.5 में है कैपिटल गुड्स, तो आप उसका कुछ रिवर्स मतलब उसको क्रेडिट लोगे क्या, आप फर्स्ट इंस्टेंस पे ही क्रेडिट लोगे ही नहीं, ठीक है। आप रिवर्स किसका लोगे, सॉरी क्रेडिट किसका लोगे, जो एलिजिबल है उसमें भी आप फिर कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए है तो आप रिवर्स आप उसका क्रेडिट मत लो, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट के लिए है तो भी आप उसका क्रेडिट मत लो, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए है तो आप क्या करोगे, क्रेडिट ले लोगे। और अगर यूज्ड इन ऑल थ्री है तो आप काय में डालोगे, उसको कॉमन क्रेडिट में डालोगे। और हर महीने आपको देखना पड़ेगा कि हर महीने आप कितना रिवर्स करना है आपको, विच इज एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट टर्नओवर, ठीक है। तो इतना आपको थोड़ा समझ में आया होगा, बाकी हम ये लोग हम जब एग्जाम्पल करेंगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब हुआ क्या, ठीक है। तो ये भी सेम वैसा ही चार्ट है, मतलब सेम, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो आपका इनपुट और इनपुट सर्विसेज का था वैसा ही आपका कैपिटल गुड्स का भी है, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो, अ कैपिटल गुड इज परचेज्ड फॉर 1 लाख रुपीज प्लस 18,000 जीएसटी, जो मैंने एग्जांपल लिया था वही वाला एग्जांपल है। व्हाट अमाउंट कैन बी टेकन एज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ परचेज, बताओ परचेज के टाइम पे कितना क्रेडिट लोगे आप। तो परचेज के टाइम पे आप पूरा क्रेडिट ले लो क्योंकि ये कॉमन यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करा, पूरा 18 लाख का क्रेडिट, सॉरी 18,000 का क्रेडिट आपने ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब आपको अलग अलग मंथ के बारे में दे रखा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट, इसको ना कैन बी टेकन की जगह शुड बी रिवर्स्ड लिखना पड़ेगा, दैट शुड बी रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग मंथ। अब मंथ 1 है, ठीक है। अब आपको क्या मानना है कि ये 18,000 का जो क्रेडिट है आप कितने साल तक यूज करोगे, 5 साल तक यूज करोगे और 60 मंथ्स तक यूज करोगे। तो डिवाइडेड बाय 60 कर दूं मैं, तो हर मंथ में आप कितना यूज कर रहे हो, मतलब 300 उसका क्रेडिट यूज कर रहे हो। अब गवर्नमेंट ने क्या, अब एक क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फर्स्ट मंथ में आपका जो एग्जाम टर्नओवर था वो कितना था, वो 6 लाख था, और टैक्सेबल टर्नओवर आपका 4 लाख था। अब ये 300 में से आपको रिवर्स कितना करना है, तो बताओ कितना करना पड़ेगा, आपको प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शन आप कैसे निकालोगे, ये जो 300 आपने उस मंथ में क्रेडिट यूज किया है उसका जो एग्जेम्प्ट से रिलेटेड है, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 180, ठीक है। फिर आप सेकेंड मंथ में जाओगे, राइट। सेकेंड मंथ में क्या है, सेकेंड मंथ में एग्जाम टर्नओवर 5 लाख है और आपका टैक्सेबल टर्नओवर भी 5 लाख है, तो आप कितना रिवर्स कर दो, 50 रुपीज रिवर्स कर दो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आईटीसी रिवर्सल इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब हम थोड़ा इसमें और डीप में जाएंगे, हमको एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, ठीक है। ये तो बहुत इजी था, ये सेम वैसा ही था आपका इनपुट सर्विस और इनपुट जैसा। अब कैपिटल गुड्स में पता है क्या दिक्कत आती है, क्योंकि ये एक टैक्स पीरियड में कंज्यूम नहीं होता है, इसलिए इसमें ये दिक्कत आती है कि कभी अगर आपने एक टैक्स पीरियड में उसको एग्जेम्प्ट के लिए यूज किया, ठीक है, आप उसको एग्जेम्प्ट के लिए यूज करते जा रहे हो, बट आगे आपने उसको अगर सबके लिए यूज किया तो आप क्या करोगे, ठीक है। क्योंकि हमने टैक्स टैक्स किसे हम आईटीसी कैसे देख रहे हैं, मंथ वाइज देख रहे हैं। तो अगर किसी मंथ में वो चेंज हो गया उसको यूज, उसका यूज, ठीक है। इसमें तो क्या था, इनपुट में तो आपने हाथों हाथ जिस टाइम पे वो इनपुट आया, इनपुट या इनपुट सर्विस, उसी टाइम आपने अपोर्शन कर दिया, इधर इधर अलग अलग जगह आपने डाल दिया, ठीक है। अपोर्शन उसी टाइम कर दिया, हम ये मान लेंगे कि उसी टैक्स पीरियड में ये सब आपके कंज्यूम हो चुके हैं। बट कैपिटल गुड में क्या हो रहा है, आपको मंथ वाइज देखना है, ठीक है। मंथ वाइज आप देख रहे हो कि मंथ वाइज वो कैपिटल गुड्स कहाँ पर नॉन बिजनेस के लिए यूज तो नहीं हुआ है, एग्जाम के लिए तो यूज नहीं हुआ है, या फिर टैक्सेबल के लिए तो यूज नहीं हुआ है, मंथ वाइज आपको देखना पड़ेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे, अब वो प्रिंटिंग वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है।
आपने एक कैपिटल गुड खरीदा, एक मशीन खरीदी जिससे आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। अब वो उससे आप है ना टेक्स्ट बुक भी प्रिंट कर सकते हो और आप उससे क्या क्या भी प्रिंट कर सकते हो, आपकी नोटबुक भी, ठीक है। तो आपने एक साल जब उसको यूज किया ना, तब उस मशीन से सिर्फ आपने टेक्स्ट बुक ही प्रिंट करी, ठीक है। तब अब जब आपने जब वो आपने मशीन खरीदी होगी, आपने क्या बोला होगा कि आई एम यूजिंग दिस एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई, I am using this machine, I will be using this machine only for the purpose of exempt supply। उसके लिए आप उसका क्रेडिट लोगे क्या, बताओ। वो 18,000 जो है, अगर आप सिर्फ एग्जेम्प्ट के लिए यूज कर रहे थे जब आपने पहले साल जब उसको मशीन ली, तो उसका क्रेडिट लोगे क्या? नहीं, आपने उसका क्रेडिट नहीं लिया होगा। अब एक साल हो चुका है, जैसे एक साल खत्म हुआ, आपकी मशीन एक साल पुरानी हो चुकी है। नेक्स्ट ईयर से आपने बोला अब मैं नोटबुक का भी बिजनेस चालू कर रहा हूँ, ठीक है। अब जरूरी क्या आप नई मशीन लाओ? नहीं, आप उसी मशीन यूज करोगे। अब आप क्या कर रहे हो, उसको दोनों के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। दोनों के लिए यूज करो तो अब आप क्या करोगे, ठीक है। तो आप पता है क्या करोगे, आप ये देखोगे कि एक साल में उसका क्रेडिट कितना यूज हो चुका है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 18,000 आपने देख लिया उसका क्रेडिट था, ठीक है। अब 18,000 में से आप माइनस कर दो एक साल का जितना भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक साल का कितना होगा, 1/5 होगा इसका, ठीक है। मतलब हम लोग को वही मानना है कि 5 साल की इसकी लाइफ है, ठीक है। तो एक साल के जितना जो भी है ना, 1/5 आप इसमें से माइनस कर दो, तो 1/5 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 900 होगा क्या? हाँ 900 होगा, 3600 होगा, 5% 10, नहीं 900 होगा ना। हाँ 3600 होगा, सॉरी माय बैड, ठीक है। आपने 3600 इसमें से माइनस कर दिया। अब ये जो क्रेडिट बचा हुआ है, ठीक है, मतलब आपने क्या देख लिया कि आपने ये जो है ये यूज कर लिया था फॉर एग्जेम्प्ट। अब जो इसमें से बचा हुआ है, कितना बचा है, 14,400, ये आप अब काय में यूज करने वाले हो, आप ही यूज करने वाले हो फॉर द पर्पस ऑफ बोथ। अब ये कॉमन क्रेडिट में जाने वाला है, और जब भी कॉमन क्रेडिट में हम जाते हैं तब हम क्या करते हैं, इनिशियली तो क्रेडिट ले लेते हैं उसका, बाद में रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आप क्रेडिट ले लो, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट मंथ चालू हुआ नेक्स्ट ईयर का, जब आप दोनों बनाने वाले हो, इसका आप क्रेडिट ले लो। उसके बाद क्या करोगे, हर महीने आप देखोगे कि कितना टैक्सेबल है, कितना एग्जेम्प्ट है, और जितना एग्जेम्प्ट के प्रपोर्शन में आप उसको रिवर्स करते जाओगे, ठीक है। ये समझ में आया आपको? फर्स्ट एग्जाम्पल, जब आप क्या कर रहे हो, पहले पूरा एग्जेम्प्ट के लिए यूज कर रहे थे, अब आप उसको किसके लिए यूज कर रहे हो, फॉर बोथ, कॉमन के लिए यूज कर रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 14,400 जो आपका रिमेनिंग आईटीसी है, उसका आप क्रेडिट भी ले लोगे और उसको कॉमन क्रेडिट में भी डाल दोगे, ठीक है। ये आया क्या समझ में? बताओ गाइस, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? ठीक है, अब हम उल्टा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। उल्टा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आपका जो गुड्स था वो पहले आप एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए ले रहे थे, अब आप उसको कॉमन के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। इसका उल्टा एग्जाम्पल, ठीक है। आपने नई प्रिंटिंग प्रेस डाली है, आप बिजनेस में किसके हो, नोटबुक के बिजनेस में हो, ठीक है। तो आपने क्या करा, एक साल पूरा नोटबुक सी बनाई, ठीक है। तो जब आपने मशीनरी ली, आपका आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, श्री गणेश किया उसका, तो मशीन आई आपके पास, मशीन का इनवॉइस आया, आपने क्या देखा कि ये मैं पूरा नोटबुक लिए यूज करने वाला हूँ, मेरा कोई एग्जाम सप्लाई नहीं है। तो उस टाइम आपने उसका क्रेडिट लिया होगा क्या, बताओ? उस टाइम आपने उसका क्रेडिट लिया होगा क्या? यस, लिया होगा, ठीक है। उससे आपने क्रेडिट लिया था, मतलब ये 18,000 आपने पूरा ऑलरेडी क्रेडिट ले रखा है, ठीक है। अब 1 ईयर गुजर गया, आपका एक साल निकल गया, आपने पूरा क्रेडिट ले रखा है। अब ये क्या हो गया आपका, 14,400, ठीक है। इतना उसकी वैल्यू बची है एक साल बाद। अब आप उसको काय के लिए यूज करने वाले हो, अब आप उसको दोनों चीजों के लिए यूज करने वाले हो, फॉर एग्जेम्प्ट ऑल्सो और फॉर टैक्सेबल ऑल्सो। अब मैं क्या करूं, अब मैं ये 14,000 का क्रेडिट, 14,400 का क्रेडिट वापस से लूंगा क्या, वापस से लूंगा इसका क्रेडिट, क्योंकि पहले मैं टैक्सेबल के लिए यूज कर रहा था, अब मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ, दोनों के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है।
तो क्रेडिट मैंने ऑलरेडी ले रखा है, मैं वापस क्रेडिट नहीं लूंगा। मैं सिर्फ क्या करूंगा, ये जो क्रेडिट है इसको सिर्फ मैं अब कॉमन क्रेडिट के पूल में डाल दूंगा। ठीक है, ऑलरेडी मेरा एक समझ लो एक मेरे को कॉमन क्रेडिट का पूल बनाना पड़ेगा, जिसको मैं हमेशा टेस्ट करूंगा हर मंथ कि उसमें से कितना रिवर्स करना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो 14,400 है ये इस कॉमन क्रेडिट के पूल में डालना पड़ेगा और हर मंथ उसको मेरे को देखना पड़ेगा कितना रिवर्स करना है। ठीक है, तो अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मैंने सेम ऐसा लिख रखा है। ठीक है, आप एक बार पढ़ लेना। और एक और चीज उसमें, जैसे इसमें ना यहाँ पे क्वार्टर वाइज भी है। ठीक है, तो क्वार्टर अगर आप देखोगे तो वो होता है 5% पर क्वार्टर। ठीक है, मतलब जैसे आपका पूरे 5 ईयर्स है। ठीक है, 5 ईयर्स मतलब क्या, 1 ईयर का क्या हो गया 1/5, मतलब 20%। ठीक है, मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि आपको अगर यहाँ पे 5% दिख जाए तो घबराना मत, कि ये तो सर ने बोला था कि उसको 60 में डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे। ठीक है, तो आपका 20%, और 20% ये पूरे साल का है। अगर मैं क्वार्टर का निकालू तो कितना हो जाएगा 5%। इसलिए अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो क्वार्टर में लिया है, उसमें आप समझ जाना कि 5% ऑफ द क्वार्टर मतलब यही हो गया कि पूरी जो लाइफ है आपकी 5 साल की है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप एक बार देख लेना। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अ मैन्युफैक्चरर, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 3 गुड्स। एक है आपका टैक्सेबल, एक जीरो रेटेड और एक है आपका एग्जेम्प्टेड। द टर्नओवर ऑफ द 3 गुड्स ड्यूरिंग द करंट मंथ वाज 10 लाख, 20 लाख और 20 लाख। तो टैक्सेबल का कितना हो गया 10 लाख, जीरो रेटेड का 20 लैक्स और एग्जेम्प्टेड का 20 लैक्स। तो कितना हो गया आपका जो एलिजिबल वर्सेस इनएलिजिबल कितना हो गया 3:2 हो गया ना। ये दोनों का आपको मिल जाएगा, इसका आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने अभी देख लिया कि मेरा जो एलिजिबल और इनएलिजिबल है वो कितना हो गया 3:2। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन from the following information calculate ITC to be credit in credit ledger in the current month and the amount of common credit which is attributable to exempt supply। तो मेरे को क्या निकालना है सबसे पहले कि मैं करंट मंथ में क्या क्या क्रेडिट ले सकता हूँ, और दूसरा क्या है कि जो मुझे रिवर्स करना है, जो दैट पोर्शन ऑफ कॉमन क्रेडिट विच इज एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने फॉर्मेट बनाया है, यहाँ पे मैं डाल रहा हूं आपका जो मैं क्रेडिट लेने वाला हूं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कॉमन क्रेडिट। ठीक है, एक और ऐड कर देता हूं, कुछ अगर जिसका क्रेडिट नहीं लेने वाला हूं तो वो आपका क्या हो गया इनएलिजिबल। ठीक है, अब मशीन ए के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मशीन ए परचेज्ड ड्यूरिंग करंट मंथ फॉर एक्सक्लूसिव यूज इन नॉन बिजनेस एक्टिविटी। अब ये जो 12,000 का क्रेडिट है ये मैंने किस लिए लिया है, ऐसी मशीन जो कि मैं नॉन बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज करने वाला हूँ। तो क्या करूँ, इसका क्रेडिट लू क्या, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ पर इनएलिजिबल में डाल रहा हूँ 12,000। ठीक है, ये टोटली इनएलिजिबल है। मशीन बी परचेज ड्यूरिंग करंट मंथ फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड गुड्स, दोनों के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्रेडिट लू क्या, अभी एलिजिबल है अभी तो मैं क्रेडिट ले लूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका क्रेडिट ले लिया और इसको कॉमन क्रेडिट में डालू क्या, देखो मैंने ये जो मशीन ली है करंट मंथ में, इसको मैं किस चीज के लिए यूज करने वाला हूं, टैक्सेबल के लिए भी और जीरो रेटेड के लिए भी। ठीक है, टैक्सेबल के लिए भी और जीरो रेटेड के लिए, मतलब क्या हुआ, दोनों हमारा क्या हो गया एलिजिबल है, तो इसको मैं कॉमन क्रेडिट में नहीं डालूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पे मशीन ए डाल दिया मैंने या मशीन बी डाल दिया। अब सी है, सी परचेज मशीन सी परचेज ड्यूरिंग द करंट मंथ फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल द 3 गुड्स। ठीक है, तीनों गुड्स के लिए लिया है, तो अब इसको मैं कॉमन क्रेडिट में लूंगा क्या, कॉमन क्रेडिट में तो लूंगा ही, मैं कितना लूंगा 36,000। तो ये 36,000 आपका सी का मशीन हो गई। इसका क्रेडिट भी लू क्या इस साल, इस मंथ में क्रेडिट भी लू क्या आईटीसी। ठीक है,
तो ये जो है ना, ये एक टाइप से आपका पूल है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं आप क्रेडिट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये आप सिर्फ आपने पूल बना रखा है क्या आइडेंटिफाई करने के लिए कॉमन क्रेडिट का, कि इसको हमको इसमें से कितना रिवर्स रिवर्स करना है, उसके लिए आपने पूल बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डबल बार ले रहे हो, ठीक है। क्रेडिट आप सिर्फ एक बार ही ले रहे हो, आपने सिर्फ पूल में ऐड कर दिया ताकि आपको एंड में ध्यान रहे कि कितना आपको रिवर्स करना है। तो दिस इज आउट ऑफ द बुक एंट्री, इसके लिए कुछ एंट्री नहीं होगी बुक्स में, ठीक है। देन आपका डी है, डी मशीन परचेज 2 साल पहले, परचेज कब करी थी, 2 साल पहले, फॉर एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स विल नाउ बी यूज्ड फॉर ऑल द गुड्स, ठीक है। आपने 3 साल पहले एक मशीन खरीदी थी, उस पे जीएसटी, सॉरी 2 साल पहले उस पे जीएसटी कितना पे किया था, 18,000। पहले वो इसलिए यूज कर रहे थे एग्जेम्प्ट के लिए, अब आप उसको सबके लिए यूज करोगे। तो जब आपने वो मशीन ली थी 2 साल पहले, तब आपने उसका क्रेडिट लिया होगा क्या उस टाइम पे, बताओ। पहले नहीं लिया होगा, तो अब लेना पड़ेगा, क्योंकि अब आप उसको काय में डाल रहे हो, कॉमन में डाल रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी डी मशीन हो गई, ठीक है। इसका क्रेडिट, अब क्रेडिट आपको कैसे निकालना पड़ेगा, तो आपको 2 साल पहले लिया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 साल के जितना क्रेडिट जितना भी है वो पूरा एग्जाम में यूज हो गया, वो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 18,000 में से आप क्या माइनस कर दोगे, -2/5 कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 2/5 आपका कितना होता है, 2/5 आपका होगा 7200 हो रहा है क्या, 40%, हाँ। तो 7200 हो जाएगा, तो 10,800 बचा आपका, ठीक है। तो 7200 आपने माइनस कर दिया, आपका बचा कितना, 10,800। अब ये 10,800 का क्या करोगे, आप इसको कॉमन पूल में डालोगे ही, और आप इसका क्रेडिट भी लोगे। तो ये आपने क्या कर दिया, इसको 10,800 क्रेडिट में भी ऐड कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े, आपने एक मशीन है ई, जो कि परचेस कब करी थी, 3 साल पहले, फॉर exclusive manufacture of taxable and zero rated will now be allowed to use for all the goods। तो आपने पहले जब लिया था तो आपने क्या बोला था, सिर्फ टैक्सेबल और जीरो रेट के लिए भी, तो अब आप क्या करोगे, उसको सबके लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। अब सबसे पहले क्रेडिट की बात करते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट, जब आपने मशीन पहले ली थी तब उसका क्रेडिट लिया होगा क्या, हाँ लिया होगा। तो हमने क्रेडिट ऑलरेडी ले रखा है, वापस से उसका क्रेडिट नहीं लेंगे, अब नई परचेज नहीं है ये, ठीक है। तो क्रेडिट में से तो मैंने हटा दिया। अब कॉमन क्रेडिट की बात आती है, ठीक है। कॉमन क्रेडिट पूल में मैं इसको डालू या फिर नहीं डालू, वो मुझे आप बताओ। एग्जैक्टली exactly, हमें उसको ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब उसमें से हमको रिवर्स करना चालू करना पड़ेगा। अभी तक तो हम पूरा एक्सक्लूसिवली यूज कर रहे थे, अब हम रिवर्स करना चालू करना पड़ेगा, तो इसलिए हमको उसमें कॉमन क्रेडिट पूल में डालना पड़ेगा। अब कैसे डालोगे, तो देखो आप 42,000 है, ठीक है, 5 साल की लाइफ है। अब आपको इसमें से 3 साल का डिडक्ट करना है, तो माइनस आपको कितना करना पड़ेगा, 60%। तो इसका 60% माइनस कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा, 16,800 आ रहा है क्या, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आपके ऊपर रिलाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो 16,800 हमने क्या करा, यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये आपका कॉमन पूल आ गया। ये वाला जो अमाउंट है, ये क्या हो गया आपका, कि पूरे साल में, वो पूरे मंथ में आप क्रेडिट कितना ले रहे हो आईटीसी का, ठीक है, एडिशनल क्रेडिट। और कॉमन पूल, अब ये कॉमन पूल को अपन ऐड कर देते हैं, किसने ऐड किया है क्या, नहीं तो मैं करता हूँ। तो कॉमन पूल है हमारा 36,000 प्लस 10,800 प्लस 16,800, तो 63,600 आ रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, 63,300 आपका क्या हो गया, कॉमन पूल, ठीक है। अब मुझे बताओ हमको इसमें से रिवर्स इस मंथ में कितना करना है, ठीक है। तो आप टर्नओवर देखोगे, टर्नओवर हमने निकाला था कि आपका 3:2 का आ रहा था, ठीक है। तो 3 आप ले सकते हो क्रेडिट, 2 आपको रिवर्स करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो कॉमन पूल है 63,300, ये हो गया आपका 63,300, इसको आपको 1 मंथ का निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 60 कर दो सबसे पहले, तो उसको डिवाइड बाय 60 कर रहे हैं, तो ये आ रहा है, एक सेकेंड, 1060,
ठीक है, तो ये क्या होगा आपका एक मंथ का, पर मंथ का क्रेडिट कितना हो गया 1060। अब 1060 में से आप रिवर्स कितना करोगे, तो 1060 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आप उसमें से रिवर्स कर दोगे। सारे ईयर्स क्रेडिट को 5 ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, क्योंकि आपने ऑलरेडी, अब जैसे आपने सारे ईयर्स को 5 साल में क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो आपकी जो मशीन नई वाली भी आई है, जो कॉमन क्रेडिट में आई है, उसका आपने उतना ही रिमेनिंग पोर्शन लिया है जो कि आप उसको यूज करने वाले हो, इसलिए। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म हो चुका है। अब हम लोग आज क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू एक बार देख लेते हैं, और इसके क्वेश्चंस आप एक बार है ना, जो इंस्टीट्यूट, जो सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स हैं, वो लोग एक बार इंस्टीट्यूट के जो प्रैक्टिस मटेरियल है, मतलब जो क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट ने दिया है, उसके सारे क्वेश्चंस आप एक बार सॉल्व कर लेना, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी तो और उसमें से कुछ ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, आपके पास कोई दूसरा क्वेश्चन बैंक है तो उसमें से आप कर सकते हो, बट इंस्टीट्यूट वाले आप जरूर कर ही लेना उसको, दोज आर मैंडेटरी। ठीक है, तो और आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अब हम लोग एक बार एमसीक्यू का देख लेते हैं। चलो, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल ओनली व्हेन परचेज इज मेड इज यूज्ड इन कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। कैन टैक्सेबल पर्सन अंडर कंपोजिशन क्लेम आईटीसी, तो वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आप एक साथ ले सकते हो क्या, तो यस यू कैन टेक क्रेडिट इनिशियली, जैसे आपने लिया है। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो उसमें आपके सब आ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। टाइम लिमिट टू पे द वैल्यू ऑफ सप्लाई विद टैक्सेस टू सप्लायर टू अवेल आईटीसी, ये कितना है, तो ये है आपका 180 डेज। आईटीसी आप किसका ले सकते हो, टैक्स पेड ऑन आरसीएम, रिवर्स चार्ज पे जो टैक्स पे किया उसका ले सकते हो। आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट्स का भी ले सकते हो। टैक्सेस ऑन कॉम्पोजिशन ये नहीं ले सकते, क्योंकि कॉम्पोजिशन वाला आपसे चार्ज करेगा ही नहीं, वो खुद अपनी जेब से पे करेगा। देन एडिशनल वैल्यू फॉर विच डेबिट नोट इज रेज, तो डेबिट नोट का भी आप ले सकते हो। मिस्टर एक्स अ रजिस्टर्ड पर्सन ओमिटेड टू टेक द आईटीसी ऑफ जुलाई, तो जुलाई 2018 का वो मिस कर दिया उसने लेना। ही फाइल्ड हिज एनुअल रिटर्न ऑन मतलब नेक्स्ट ईयर की 30th जून, तो कब तक वो ले सकता था, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, 30th जून मतलब, या फिर 20 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, एनुअल रिटर्न आपने कब फाइल करी है, 30th जून को, और या फिर लास्ट डे क्या होना चाहिए आपका, जो आपने सितंबर की रिटर्न फाइल कर रहा है की ड्यू डेट है। ठीक है, तो उसमें क्या बोलोगे आप, 30th जून को ही आप लास्ट डे ले सकते हो। Mr. X placed an order with Mr. Y of 10,000 pieces on
1st of January, the same order is delivered on the last day every month. गवर्नमेंट उन्होंने क्या बोला कि लॉट्स में आएगा, ठीक है, 1,000 के 10 लॉट्स में आएगा. अब क्रेडिट कब ले सकते हो आप? जब लास्ट लॉट मिलेगा तब, तो आप 31 अक्टूबर को ले पाओगे. Mr. A Delhi places an order with Mr. B on 1st of April and asks him to deliver the goods to C of UP. The goods get delivered to C on 3rd of May. Who shall be eligible to claim the credit of this supply? तो ये bill to ship to का ट्रांजेक्शन हो गया है. तो इस केस में जिसने ऑर्डर दिया है पहले उसको क्रेडिट मिलेगा, फिर वो आगे इनवॉइस करेगा तो जो फाइनल रेसिपिएंट है उसको मिल जाएगा. ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले इनिशियली किसको मिलेगा क्रेडिट? तो मिस्टर ए को मिलेगा, उसके डायरेक्शन पे गुड्स गए हैं. ठीक है, तो बिल टू शिप टू का ट्रांजैक्शन. अ रजिस्टर्ड पर्सन अवेल्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम अ कंपनी. द सप्लायर रेज्ड इनवॉइस ऑन 31st May. तो कंसल्टेंसी सर्विस है, सप्लायर ने रेज किया है इनवॉइस ऑन 31st May को. हाउएवर ड्यू टू सम डिस्प्यूट द रजिस्टर्ड पर्सन ने पेमेंट कब तक नहीं किया है, मतलब 31st December को किया है. तो मे से देखो आप, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 180 डेज से ज्यादा हो गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको रिवर्स करना पड़ेगा नवंबर मंथ में, क्योंकि नवंबर में वो 180 डेज से ज्यादा हो रहा है. in the question had the registered person paid the value of supply after 1 year, मतलब आपने रिवर्स कर दिया, उसके 1 साल बाद आप पे कर रहे हो, तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी भी क्रेडिट ले सकते हो. Select the situation where the credit in case of vessels and aircraft shall be allowed. तो कब होएगा? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पैसेंजर्स, वेसल, सबके केस में, तो ऑल ऑफ द अबव, सब में आपको क्रेडिट मिल जाएगा. मिस्टर ए, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, परचेज अ कार ऑफ 10 lakhs फॉर हिज फर्म के नाम से. ही गॉट दिस कार इंश्योर्ड. उसका एलिजिबिलिटी रहेगी क्या इंश्योरेंस के लिए? तो कार की भी नहीं है, तो कार के इंश्योरेंस की भी नहीं रहेगी. Mr. A, non-resident taxable person, bought some goods from China for his trade, for a trade fair. तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को सिर्फ क्या चीज का क्रेडिट अलाउड है? इनपुट टैक्स, जो गुड्स वो इंपोर्ट करके ला रहा है उसका ही, तो इट इज अलाउड. एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन मेकिंग चॉकलेट्स. दिवाली पे उन्होंने गिफ्ट करी है किसको? एम्प्लॉइज को. तो क्या वो जो चॉकलेट्स बनाने के लिए इनपुट्स लिए थे उसका क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा? तो यस, उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो. आपने गिफ्ट दिया है अपने एम्प्लॉइज को, और जैसे ही आपने गिफ्ट दिया है वो क्या हो जाएगा आपका? रिवर्सल. डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट जो क्लेम कर सकता है अगर आपने सप्लाई कितने रिसीव करे हैं? 1 लाख. अब ये प्रोविजनल वाले की बात आ गई, जो 20% की थी ना, वो वाला. एंड द सप्लायर्स हैव अपलोडेड इनवॉइसेस वर्थ ओनली 80,000 इन देयर रिस्पेक्टिव जीएसटीआर 1. तो आपको क्या देखना पड़ेगा? जो आपका 80,000 के इनवॉइसेस आपको दिख रहे हैं उसका आप एक्स्ट्रा कितना ले सकते हो? सिर्फ 20% तक एक्स्ट्रा ले सकते हो. तो 18,000 प्लस 20,000 प्लस 20% आपको कितना हो जाएगा? 16,000. तो 96,000 तक का ही आप क्रेडिट ले सकते हो इस मंथ में. बाकी आप अगले मंथ में उनसे अपलोड करवाओ और उससे क्रेडिट ले लो. In the above example, if the suppliers had uploaded invoices worth 90,000, what would have been the maximum allowable ITC? अगर 90,000 अपलोड कर दिए हैं, आपको चाहिए कितना? 1 लाख रुपीज. तो 90,000 में अगर आप 20% ऐड करते हो तो कितना आ जाता है? 1,08,000. बट आपको वो 8,000 का एक्स्ट्रा क्रेडिट चाहिए क्या? वो तो आप खुद ही बोल रहे हो कि हमको नहीं मिलेगा, हमको कितना चाहिए? सिर्फ 1 लाख ही चाहिए. गवर्नमेंट ने क्या बोला? आप 1,08,000 तक ले सकते हो. तो आप लोग कितना, जितना एक्चुअल है, 1 लाख से ज्यादा तो आप ले ही नहीं सकते. तो 1 लाख इसमें अमाउंट आंसर आना चाहिए. वेदर आईटीसी इज अवेलेबल और नॉट इन फॉलोइंग केसेस. बस है आपकी 30 सीटर, जैसे आपका नंबर ऑफ सीट्स अगर 13 से एक्सीड हो गई तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा. एसयूवी, इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 12+1. 12+1 मतलब 12 पैसेंजर प्लस 1 ड्राइवर, वो भी आपके इनएलिजिबल होंगे, क्योंकि 13 से ज्यादा अगर होगा तो ही क्रेडिट मिलेगा. यू बॉट अ कार फॉर प्रोवाइडिंग पैसेंजर सर्विसेज थ्रू उबर. तो आपने क्या कर रहे हो? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा. एयरलाइंस कंपनी ने एयरक्राफ्ट खरीदा तो मिल जाएगा, क्योंकि इट इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स. कुरियर कंपनी ने खरीदा है एयरक्राफ्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो वो भी आपको मिल जाएगा. अंधेरी फ्लाइंग क्लब हैज बॉट 2-सीटर एयरक्राफ्ट. ठीक है, तो एयरक्राफ्ट है, बट अगर आप किसके लिए ले रहे हो? फॉर ट्रेनिंग पर्पस, तो आपको अवेलेबल रहेगा आईटीसी.
वापस से वही है, अगर आपने जीएसटी पे करा है फॉर हायरिंग ऑफ बस, किस चीज के लिए, वैसे बस है तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है, बस है मतलब बस की कैपेसिटी 14 या उससे तो ज्यादा ही होगी, उसका आपने रिपेयर भी करवाया है तो भी मिल जाएगा। डंपर्स और टिपर्स हैं तो ये सब क्या होते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए काम आते हैं, ठीक है, तो इसका भी मिल जाएगा। पिकअप वैन टू ट्रांसपोर्ट गुड्स मिल जाएगा। फूड एंड बेवरेजेस बॉट टू सप्लाई आउटडोर केटरिंग सर्विसेज, मतलब आपने किसी की मैरिज का वो लिया होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो आप उसको जीएसटी चार्ज करोगे, उसका वो क्रेडिट नहीं ले पाएगा, लेकिन आपने जो इनपुट सर्विसेज लिए वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कंपनी आपको कभी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट अगर गवर्नमेंट बोल दे कि दिस इज स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड, तभी मिलेगा। आप हो एक हेयर स्टाइलिस्ट एंड हैव अ सर्विस रिक्वेस्ट, आपको किसी कस्टमर ने बोला कि मुझे मेरी आप हेयर स्टाइल करा दो, लेकिन आपको कोरोना से डर है, आप जा नहीं रहे हो, तो आपने क्या करा, एक दूसरे फ्रेंड को बोला जो कि हेयर स्टाइलिस्ट है कि आप करके आ जाओ, ठीक है, तो अब जो आपका फ्रेंड है हेयर स्टाइलिस्ट वो आपको इनवॉइस रेस करेगा, आप आगे इनवॉइस रेस करोगे, तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है, जो आपका फ्रेंड इनवॉइस रेस करेगा आपको, आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। फिर आगे जो आप सर्विसेज दोगे उसका क्रेडिट आपका कस्टमर नहीं ले पाएगा क्योंकि वो ब्यूटी ट्रीटमेंट है। डिटरमाइन आईटीसी इज अवेलेबल और नॉट इन फॉलोइंग केसेस, आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन है, किस केस में, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री नॉर्मल है, मतलब सिविल वर्क है तो इसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सिविल वर्क विच इज नॉट कैपिटलाइज इन द बुक्स, मतलब नॉर्मल छोटे मोटे रिपेयर है तो उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। कैपिटलाइज करते हो तो ही मानते हैं कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो गई उसकी वैल्यू, तो आपको नहीं मिलेगा, इस केस में आपको मिल जाएगा कैपिटलाइज नहीं किया है तो। अ बिल्डर सब कॉन्ट्रैक्ट्स द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, सब कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस जीएसटी, तो कभी भी सब कॉन्ट्रैक्शन है तो उसमें आपको क्या होगा, जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। गुड्स परचेज बाय फुटवेयर डीलर हु हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन, तो कॉम्पोजिशन डीलर को मिलता है क्या, कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता है। मेडिसिन विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू डॉक्टर्स, तो ये बहुत होता है फार्मा इंडस्ट्री में, जो एमआर बोलते हैं जिनको, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो जाते हैं हर डॉक्टर्स के पास और बोलते हैं आप हमारी दवाइयां टेस्ट करो अपने पेशेंट्स पे, आप उनको रेकमेंड करो, आपको रिजल्ट दिखेगा तो, या फिर उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो उस पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। दोज आर फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाईज। रिपेयर ऑफ टेलीकॉम टावर्स, तो टेलीकॉम टावर्स क्रेडिट नहीं मिलता है, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ये प्लांट एंड मशीन में इंक्लूड नहीं होंगे, तो आपको नहीं मिलेगा। टैक्स पेड ऑन कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स, आपके गुड्स कॉन्फिस्केट हो गए थे, आपको ऑफिसर ने बोला आपको टैक्स पे करना है, आप उस पर टैक्स पे किया, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। स्टॉक डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, आपको जो स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है, जो आप आईटीसी ले रखा था, वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर इरेक्टिंग अ मशीनरी, तो मशीनरी ऑन अर्थ, ठीक है, उसका अगर स्ट्रक्चरल सपोर्ट है तो भी मशीन से रिलेटेड, प्लांट एंड मशीनरी में अगर इंक्लूड हो गया तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, ठीक है।